A class with Devendra Rohila, Political Science, 11th क्लास। संविधान क्यों और कैसे? किसी देश का संविधान क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है, इस चैप्टर का परिचय विद्यार्थियों। यह पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली पर लिखी गई है। आगे के अध्यायों में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश के सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। लेकिन इससे पहले कि आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, यह समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। भारत का राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उनका चुनाव कैसे होता है? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। उनका चुनाव कैसे हुआ और कैसे उनको प्रधानमंत्री बनने का अधिकार मिला? भारत में सरकार कितने वर्षों तक कार्य कर सकती है? कितने वर्षों बाद चुनाव होंगे? 5 वर्षों बाद। और 18 वर्ष के ऊपर सभी नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करके सरकार का चुनाव कर सकते हैं। जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है, उस दल का व्यक्ति उस दल का नेता बनता है और वह प्रधानमंत्री बन जाता है। इस अध्याय के अध्ययन से आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। संविधान किसे कहते हैं? संविधान समाज को क्या देता है? संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बनाया गया? संविधान किसे कहते हैं? क्या प्रत्येक पुस्तक जो भारतवर्ष में है उसको हम संविधान कह सकते हैं? और संविधान की समाज को आवश्यकता क्यों है? यदि समाज में संविधान नहीं होगा तो किस तरह की समस्याएं भारत के या किसी देश के नागरिकों के समक्ष उत्पन्न होंगी? क्या उनमें आपस में झगड़ा होगा? यदि झगड़ा होगा तो उसको सुलझाना कैसे है? इसका हल संविधान देता है। संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है और भारत का संविधान कैसे बनाया गया? क्या हमने भारत का संविधान किसी संसार की पुस्तक को उठाकर उसका हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद करके बना दिया गया? क्या भारत का संविधान बनाने में भारतीयों की सलाह ली गई? क्या भारतीयों के विचारों को महत्व दिया गया? क्या उसमें भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप की बातें लिखी हुई हैं? तो हमारा विषय है, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है? संविधान क्या है? इसके कार्य क्या हैं? समाज के लिए उसकी भूमिका क्या है? हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है? इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। आप सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पर नियम बना हुआ है, यदि आप लाल बत्ती आने पर गाड़ी नहीं रोकेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। वह जुर्माना कौन इकट्ठा करेगा? वह जुर्माना किसके खाते में जाएगा? इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय सरकार करती है। सरकार का निर्माण कैसे होता है? क्या सरकार कुछ ऐसी बातें बनाती हैं जो सभी लोग मानते हैं? क्या सभी लोगों को विश्वास है कि ये जो बातें लिखी हुई हैं इसका पालन सब करेंगे? यदि कोई पालन नहीं करेगा, क्या उसको दंड दिया जाएगा? क्या उसे न्यायालय में ले जाया जाएगा? क्या अदालत उसको दंड देगी?
यदि प्रत्येक नागरिक को यह भरोसा हो जाता है कि संविधान में लिखी हुई बातें जो उनके अधिकार हैं, यदि कोई व्यक्ति उनका हनन करता है तो उसकी रक्षा के लिए एक पूरी व्यवस्था न्याय प्रणाली के रूप में, कार्य प्रणाली के रूप में और प्रशासन प्रणाली के रूप में है। संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। आओ चर्चा करें। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। वे और आधारों पर भी भिन्न हैं। वे अलग अलग नौकरी, व्यवसाय, कार्य करते हैं और उनकी भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं। अलग अलग शौक हैं और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। उनमें कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बूढ़े हैं तो कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है या कोई झगड़ा है। जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए। जो बच्चे के माता पिता हैं वो निर्णय ले कि हमें अपने बच्चे को स्कूल में भेजना है या नहीं। इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए या इसकी जगह बहुत सारे पार्क बनवाना चाहिए। क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। जैसे आप अपनी कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ एक जाति के या एक धर्म के ज़्यादा लोग हो सकते हैं और कुछ उनमें से कम हो सकते हैं। कोई अमीर है, किसी का बड़ा घर है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है। ये सारी भिन्नताएं हैं और हमें उस भिन्नताओं के समाज में ही रहना है। तो सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं। उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए? क्या आप में से कोई बता सकता है कि हमें एक साथ रहने के लिए क्या चाहिए? लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, किसका किस चीज़ पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए कि लाल बत्ती होने पर सभी अपनी गाड़ी को रोकेंगे और हरी बत्ती होने पर सभी अपनी गाड़ी को चलाएंगे। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो इसके लिए दंड का प्रावधान होगा। उनके पास भी नियमों को पालन करने का आधार नहीं होगा यदि दूसरे ऐसा नहीं करेंगे।
लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय अर्थात कोर्ट में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। तो आपको मालूम है कि संविधान का पहला काम क्या है? ठीक है, बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह है, ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिसे समाज के सदस्यों को एक न्यूनतम समन्वय और आपस में विश्वास बना रहे। तो अब ये देखिए, खुद करें खुद सीखें, कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव कैसा हो। आपका क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जिसको आप मॉनिटर कहते हैं, वो कैसा व्यक्ति होना चाहिए। कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा की ओर से कौन सा निर्णय ले सकता है? क्या ऐसे भी निर्णय हैं जिन्हें कक्षा प्रतिनिधि पूरी कक्षा से परामर्श किए बिना नहीं ले सकता? परामर्श होती है सलाह। तो इस तरह से आपको निर्णय का जो तरीका है वह पता लगेगा, और निर्णय का सीधा संबंध भारत के संविधान से है या किसी भी देश के संविधान से है, क्योंकि निर्णय लेने की जो शक्ति है वह सत्ताधारियों को, सरकार को कौन प्रदान करता है? भारत में निर्णय लेने की शक्ति भारत के लोग प्रदान करते हैं। भारत के लोग कैसे शक्ति प्रदान करते हैं? क्योंकि भारत के लोग मताधिकार के माध्यम से किसी दल को यह अधिकार देते हैं कि वह एक निश्चित अवधि अर्थात 5 वर्ष के लिए सरकार चलाए और लोगों के हित के लिए निर्णय ले। यदि वह सरकार ऐसा करने में असफल रहती है तो फिर एक निश्चित अवधि के बाद अर्थात 5 वर्ष के बाद फिर उन्हें लोगों के समक्ष जाना पड़ता है दोबारा स्वीकृति के लिए। तो लोगों को ऐसा लगेगा कि यह सरकार लोक कल्याण के कार्य नहीं कर रही है, तो लोग उसे बदल सकते हैं। तो विद्यार्थियों, निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं क्या है? संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह होता है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। राज्य क्या है? राज्य जो अपने निर्णय स्वयं ले सकता है बिना किसी दूसरे के दबाव के, उसे कहते हैं प्रभुसत्ता या सॉवरेन स्टेट। जैसे भारत एक प्रभुसत्तात्मक राज्य है, वह अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। कोई अन्य देश जो भारत से ताकतवर है वह हमारे निर्णयों को प्रभावित नहीं कर सकता। तो संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हैं और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है? पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। आपको क नियम मानने की इच्छा है, लेकिन दूसरे लोग ख नियम बनाना चाहते हैं। फिर यह कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन हो? जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं।
यानी कि दोनों अपनी अपनी बात को सर्वश्रेष्ठ कहेंगे कि मेरे तरीके से यह कार्य होना चाहिए। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए? हाउ कैन वी सोल्व दिस डिस्प्यूट ऑफ आइडियोलॉजी? विचारधारा का झगड़ा है। अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना चाहिए, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। संविधान ही इस प्रश्न का उत्तर देता है। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून कौन बनाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है। जैसे भगवान राम अयोध्या के राजा थे, तो भगवान राम ही निर्णय करते थे कि देश में किस तरह का शासन जो है चलेगा। जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था, लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। जैसे भारत में मैंने अभी बताया था, मताधिकार 18 वर्ष से ऊपर की सभी नागरिकों को अडल्ट फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार प्राप्त हैं। वे अपने मताधिकार के माध्यम से सरकार को यह निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। यह क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार, एंशिएंट ग्रीक की पद्धति के अनुसार, क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए? अपने निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि प्रत्येक मुद्दे पर एक क्षेत्र के लाखों लोग हर समय वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि उन्हें अपने दैनिक कार्यों में भी भाग लेना है। तो एक क्षेत्र के लोगों की बात सरकार के समक्ष कौन रखेगा? जो रखेगा उसे निर्वाचित प्रतिनिधि कहा जाता है, उसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो, तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हों? कि इतना बड़ा देश है, उसमें कितने लोगों का चुनाव होना चाहिए कि वहाँ लोग एक स्थान पर बैठें और देश हित के मुद्दों पर चर्चा करें और निर्णय लें कि कौन सा नियम ठीक होगा। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी, और संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं, इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम संविधान करता है कि संसद यह निर्णय लेगी, तो संसद यह निर्णय लेगी, तो उसको यह शक्ति कौन प्रदान करता है? यह संविधान प्रदान करता है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान ही सारी शक्तियां प्रदान करता है। इसमें देखो आप, संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी।
सरकार का निर्माण कैसे होगा, कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे और उन प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कितने लोग अपना मताधिकार करेंगे। और जब सरकार चुन ली जाएगी तो क्या वे अपनी मन मर्जी से निर्णय ले सकेंगे या उन पर भी कोई अंकुश होगा। तो इस कार्टून को आप एक बार देखें। ये यूरोप का संविधान है। द फ्यूडिंग फादर्स, सामंतवाद। यहाँ जनता ने निर्णय नहीं लिया, यहाँ कुछ व्यक्तियों ने संविधान बनाया और जनता के ऊपर थोप दिया। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। सरकार में जो व्यक्ति आ जाता है, क्या उसके पास अनलिमिटेड शक्तियां हो जाएंगी? क्या उसके पास कोई भी कार्य करने का सत्ता उसे प्राप्त हो जाएगी? मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, हु डिसाइडेड, निर्णय कौन करेगा यह तय। किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं, गलत हैं। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते हैं, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं हैं, या किसी विशेष समूह, धर्म या जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी। ये सारी बातें आपको हजम ना होने वाली हैं। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। आप कहेंगे यह कानून ठीक नहीं है। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। तो इसका निर्णय कौन लेगा कि उस सरकार को कैसे कार्य करने दिया जाए। तीसरा, अतः संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं कि आप इस सीमा से बढ़कर आगे कानून नहीं बना सकते। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। उसमें भी मर्यादाएं और लिमिटेशंस और सीमाएं होती हैं कि सरकार इस मुद्दे पर कहाँ तक क्या कानून बना सकती है। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। जो भी सरकार आ जाती है, संविधान उस पर अंकुश लगाता है कि सरकार इस हद से बाहर नहीं जा सकती। शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन ना कर सके। देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए जिनको हर अवस्था में पालन करवाने का दायित्व उस राज्य के द्वारा चुनी गई सरकार का हो। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती है। भारत में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है, इंग्लैंड में कुछ और है, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, यानी कि प्रत्येक देश के नागरिकों को इन अधिकारों का उपयोग करने का संवैधानिक अधिकार है। ये अधिकार उन्हें वहाँ की चुनी हुई सरकार द्वारा प्रदान ना किए जाए, बल्कि वहाँ की चुनी हुई सरकार या उस समय की सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह नागरिकों के इन मूल अधिकारों का, इन फंडामेंटल राइट्स का सुरक्षा कवच के रूप में
कार्य करें कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि, कोई भी संस्था उस क्षेत्र के लोगों के इन मूल अधिकारों का उल्लंघन ना कर सके। यह विश्वास है। यदि उल्लंघन होगा तो उस पर कार्रवाई करने की अनुमति कौन प्रदान करेगा? संविधान। यदि सरकार भी उसके ऊपर कार्रवाई ना करे तो लोग सरकार के विरुद्ध भी न्यायालय में जा सकेंगे, यानी कि मूल अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायालय पर भी है। इसमें देखें आप, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है, यानी कि पुलिस ऐसे ही किसी व्यक्ति को पकड़कर जेल में नहीं डाल सकती। उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा कि उसकी गिरफ्तारी ठीक है या गलत है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, कि यह कार्य गलत है, यह ठीक है, वह अपने विवेक के आधार पर, अपनी सोच समझ के आधार पर स्वयं निर्णय ले, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। यदि देश में कोई इमरजेंसी लगती है तो इमरजेंसी लगने के कारण